हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा यहाँ पर कि ये जो वीडियो होने वाला है वह लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक के ऊपर होने वाला है, जो कि 20/9/2026 को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसमें जो जितना भी केमिस्ट्री पोर्शंस है, केमिस्ट्री पोर्शंस में जितने भी टॉपिक है उसको मैं एक एक करके कवर कराऊंगा। ये हमारा वीडियो नंबर 1 होने वाला है, जिसमें चैप्टर हम कवर करेंगे जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स को यहाँ पर कवर करेंगे। और इस बायोमोलिक्यूल्स को भी यहाँ पर 2 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 है ये, और इस पार्ट 1 में विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम को कवर करेंगे। क्लियर है इतना? तो जितना भी केमिस्ट्री पोर्शंस है उसको हम एक एक करके यहाँ पे एक एक वीडियो आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आऊंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं जैव अणु चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, जो कि ये पार्ट 1 है, जैव अणु का ही पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे विटामिन को, न्यूक्लिक एसिड को और एंजाइम्स को। देखो, हमें पढ़ना क्या है बायोमोलिक्यूल्स में, ये 3 टॉपिक तो पढ़ना है, साथ ही साथ हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स भी हमको कवर करना है। तो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, तो इसीलिए इसको मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। सेकंड पार्ट में इन दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में फिलहाल विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ना क्या है समझ में आया? जैव अणु में ये 5 इंपोर्टेंट टॉपिक दिखने हैं। ये 5 टॉपिक यदि आपने कवर कर लिया तो जैव अणु चैप्टर खत्म हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं विटामिन्स को यहाँ पर। तो देखिए विटामिन्स होता क्या है। विटामिन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और इसे हम भोजन के माध्यम से पूर्ति करते हैं। भोजन के माध्यम से हम लोग विटामिन को ग्रहण करते हैं। और विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन्स जो होता है A, B, C, D, E और K, ये विटामिन्स के मुख्य प्रकार हैं। ये इतने प्रकार के विटामिन्स होते हैं, जिसमें से वर्गीकरण यदि हम लोग करेंगे सॉल्युबिलिटी के आधार पर, विलेयता के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करें, तो एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी और सी आते हैं। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। तो आप हमेशा याद रखना बी और सी को, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, और बाकी जितने बच गए वो फैट सोल्यूबल होंगे। इसीलिए एक चीज यहाँ पर और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि जो विटामिन ए, डी, ई के ये जो बिना डॉक्टरी परामर्श के हम नहीं ले सकते, अपने मन से नहीं ले सकते। याद रखिएगा, विटामिन बी और सी तो हम अपने मन से ले सकते हैं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, शरीर में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन विटामिन ए, डी, ई के ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, इनको जब तक डॉक्टर के परामर्श से ही इसको लेना चाहिए। ये याद रखना है एक चीज। और इसको बहुत बार पूछता है, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर है? फिर यहाँ पे विटामिन से एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो विटामिन है उनके केमिकल्स नेम क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल्स नेम पूछता है। तो विटामिन ए, ये जो मैं टेबल यहाँ पे दिख रहा है, ये टेबल आपको कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए ये सारा टेबल। तो देखिए विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, और इसकी जो कमी से होता है रतौंधी नामक रोग होता है। इसी को जीरोथैलेमिया भी बोल देते हैं। ठीक है, शुष्क नेत्र जीरोथैलेमिया भी बोल देते हैं। और ये विटामिन ए का जो सोर्स है गाजर, शकरकंद, पालक, मेथी, दूध, अंडा, मछली, इन सभी में जो है पाया जाता है, विटामिन ए का सोर्स है। सिमिलरली विटामिन डी का सोर्स क्या क्या है? देखिए विटामिन डी को हम लोग केमिकल नाम जो इसका बोलते हैं वो होता है चोलिकोसिफेरॉल। ठीक है, चोलिकोकैल्सिफेरॉल ये विटामिन डी का नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे एर्गोकैल्सिफेरॉल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये
केमिकल नेम हमको याद रखना है। ये जो है हमें धूप, सूर्य के प्रकाश से, अंडे से, मछली से, दूध से हमें प्राप्त होता है और इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है और इसको अदर नाम जो है ऑस्टियोमलेशिया भी बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया भी इसको बोला जाता है, जो कि बड़ों में होता है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्सी नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। फिर विटामिन ई देखिए, विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। बादाम में, मूंगफली में, सूरजमुखी में, जितने भी क्या बोलना चाहिए, जिससे हम तेल निकालते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ जिससे हम तेल निकालते हैं, उन सभी में विटामिन ई पाया जाता है और इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी होती है, ठीक है, और नसों की क्षति होती है और प्रजनन समस्याएं होती है। प्रजनन संबंधी समस्या, नसों में क्षति, मांसपेशियों में जो कमजोरी होती है, और किसके कारण होती है? विटामिन ई के कारण होती है। फिर देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन के। विटामिन के को फैलोक्विनोन या मेनाक्विनोन कहा जाता है। फैलोक्विनोन, मेनाक्विनोन केमिकल नाम है इसका। ये हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, गोभी में पाई जाती है और इसमें जो है रक्तस्राव, इसकी कमी से जो होता है अत्यधिक रक्तस्राव होता है और नवजात शिशुओं में हेमोरेजिक डिसीज पाई जाती है। हेमोरेजिक बोलते हैं नवजात शिशुओं में। तो अत्यधिक रक्तस्राव होता है विटामिन के की कमी से, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर में ये पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आता है, घाव देर से भरता है, थकान और कमजोरी होती है। तो देखना विटामिन, जिसका किसी का घाव होता है तो विटामिन सी की टेबलेट्स भी वहां पे दी जाती है, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है। केमिकल नेम इसका थायमीन है। साबुत अनाज, दाल, मूंगफली में ये पाया जाता है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये दूध, दही, अंडा, हरी सब्जियों में पाया जाता है और इसकी कमी से, विटामिन बी2 की कमी से होंठ फटना, जीभ लाल होना, आंखों में जलन होना होता है। इसी को क्या बोलते हैं? एरिबोफ्लेविनोसिस बोलते हैं, ठीक है। एरिबोफ्लेविनोसिस डिसीज इसको बोला जाता है, विटामिन बी2। और विटामिन बी3 को नियासिन बोला जाता है या निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। निकोटिनामाइड, नियासिन या नियोटिनिक एसिड जहां पे आ जाए वहां विटामिन बी3 की बात करता है और विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और विटामिन बी6 को पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सल, पिरिडॉक्सामिन कहते हैं और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। एनीमिया रोग होता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, आरबीसीएस की कमी हो जाती है विटामिन बी6 की कमी से। विटामिन बी12 जो होता है, विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन या हाइड्रोक्सोकोबाल्मिन भी कहा जाता है। मांस, मछली, अंडा, दूध में ये पाया जाता है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया रोग होता है, तंत्रिका की क्षति होती है, थकान और कमजोरी होती है, ये याद रखिएगा। और एक होता है फोलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं टेराइल मोनोग्लूटामिक एसिड इसको बोलते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां में पाई जाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, कमजोरी, थकान, नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसमें पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे विटामिन में हमको पहला तो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन याद रखना है। विटामिन के केमिकल नेम याद रखने हैं और उसकी कमी से होने वाले रोग हमको याद रखना है और उसके सोर्स थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये बहुत काम आता है। तो ये टेबल जो मैं आपको दे रहा हूं, इस टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कंठस्थ कीजिए, ठीक है। चलिए विटामिन में हमको इतना ही पढ़ना है, इससे अधिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अब डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है
राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए और आरएनए का। जितने भी आनुवांशिक क्रियाएं होते हैं इनमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है डीएनए और आरएनए। हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जितने भी माता पिता से आनुवांशिक लक्षण होता है, आनुवांशिक लक्षण किसके कारण आता है? डीएनए और आरएनए के कारण आता है, न्यूक्लिक एसिड के कारण होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये मदद करता है। याद रखना, जो डीएनए की खोज है, डीएनए की खोज को वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए मॉडल किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक ने बताया था, और ये बताया था 1953 में बताया था। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में ये की थी, और ये नोबेल प्राइज मिला था इनको 1962 में। 1962 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये डीएनए किससे मिलकर बना होता है? जो डीएनए एंड आरएनए है ये किससे मिलकर बना होता है? ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ये एनसीईआरटी बुक का फोटो है, एनसीईआरटी से लिया गया है ये, ठीक है। तो डीएनए एवं आरएनए जो है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। अब कौन कौन से याद रखिएगा। पहले तो है फास्फेट, ये दिख रहा है फास्फेट ग्रुप, मैं गोला सर्कल कर रहा हूं, ये फास्फेट ग्रुप है। जो रेड कलर का चौकोन आपको दिखाई दे रहा है ये फास्फेट ग्रुप। दूसरा होता है शुगर, पेंटोज शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे मिलकर बना होता है। और तीसरा बेस, बेस से मिलकर बना होता है। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है फास्फेट, दूसरा होता है शुगर, और तीसरा होता है बेस। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों यूनिट आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, फास्फेट, शुगर और बेस के जब दो यूनिट आपस में मिलते हैं, इनमें जो लिंकेज पाया जाता है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज पाया जाता है। कौन सा लिंकेज? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज पाया जाता है जब डीएनए एवं आरएनए के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं। तो ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं वो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा मिलते हैं। ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, शुगर प्लस बेस से मिलकर बना होता है। ये दूसरा डाइन्यूक्लियोटाइड है। दोनों आपस में कॉम्बिनेशन होंगे तो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा कंबाइन होते हैं। तो ये याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, यहाँ पे बेस तो पाया जाता है, बेस। अब ये बेस जो है कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये बेस जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस, बेस देखना दो प्रकार के। एक प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस में एडेनिन और ग्वानिन आता है। एडेनिन और ग्वानिन कौन से बेस के एग्जाम्पल हैं? प्यूरिन बेस के एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। फिर साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल किसके एग्जाम्पल हैं? ये होता है पिरिमिडीन बेस। कौन सा बेस मैंने कहा? पिरिमिडीन, पिरिमिडीन बेस। पिरिमिडीन बेस के एग्जाम्पल हैं साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। ये पिरिमिडीन बेस के एग्जाम्पल हैं। तो हमने देखा बेस जो होता है यहाँ पे जो बेस लिखाया है ना, ये बेस जो है दो प्रकार के, एक प्यूरिन बेस और एक पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस पुनः दो प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन बेस में आते हैं। साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल वो पिरिमिडीन बेस में आते हैं। याद रखिएगा इसको। फिर देखना आगे, नेक्स्ट डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है? ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर दो हेलिक्स पाया जाता है, डबल हेलिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये पहला आपको हेलिक्स दिखाई दे रहा है 3' और ये 5', ये दूसरा हेलिक्स आपको दिखाई दे रहा है। कुंडलीकृत संरचना इसकी होती है। तो यहाँ पे देखना एक सीजी याद रखना, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है।
ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। Cg याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में रहते हो, छत्तीसगढ़ में Cg याद रखना। C और G के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये देखो G और C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, Cg ट्रिपल बॉन्ड, Gc ट्रिपल बॉन्ड, Cg के बीच में साइटोसिन और ग्वानिन के बीच आपस में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सिमिलरली एडेनिन और थायमिन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन इनमें डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड टी होता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो CgAT याद रखिएगा, CgAT ये याद रखिएगा, CgAT, C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, A और T के बीच में डबल बॉन्ड, एडेनिन, ठीक है, एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, ये याद रखिएगा। अब देखना, जब आप स्ट्रक्चर, यहाँ पे डायमेंशन पूछ सकता है। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन पूछता है, डायमेंशन। तो जब यहाँ पे डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो ग्रुप्स पाए जाते हैं ना, ये देखो मेजर ग्रुप्स यहाँ पे पाया रहा है, ये है मेजर ग्रुप्स, ये हमारा मेजर ग्रुप्स और ये हमारा माइनर ग्रुप्स है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है 3.4 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, दो स्टैंड के बीच की दूरी, ये पहला स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है, दोनों स्टैंड के बीच की दूरी 20 नैनोमीटर, ये याद रखना। और यहाँ पे जो बेस पाया जा रहा है, ये बेस, ये वाला बेस, ये आपको लकीर दिखाई दे रहा है, ये आपको लकीर दिखाई दे रहा है, ये बेस है, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन बेस है, इनकी बीच की दूरी जो है 0.34 नैनोमीटर होता है, 0.34 नैनोमीटर। तो ये मैंने जो आपको डायमेंशन बताया, ये डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, C और A, यहाँ पे बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर, और ये दोनों स्टैंड के बीच की दूरी वो कितना है हमारा 20 नैनोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। डायमेंशंस याद रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन किससे जुड़ा रहता है ये भी याद रखिएगा दोस्तों, तो हमारा काम बन जाता है। अब देखना, डीएनए और आरएनए दोनों में अंतर क्या है, देखिए ना। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म, आरएनए फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। डीएनए में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में एडेनिन सेम रहता है, ग्वानिन सेम रहता है, साइटोसिन सेम रहता है, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी होता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि यहाँ पे आरएनए में एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये डीएनए और आरएनए में मूल अंतर है, तो याद रखिएगा। डीएनए से ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है और फिर आरएनए से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में भी इसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, कौन से बेस उसमें पाया जाता है, क्या अंतर है उनमें, बेसिक चीज ये आपको याद रखना है। चलिए फिर यहाँ पे वर्क ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के क्या कार्य हैं देखना। ये जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। पहला जो काम होता है वो होता है हमारा प्रोटीन संश्लेषण का। दूसरा जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, अनुवांशिक जो सूचना होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन अनुवांशिक सूचना का प्रदान करता है, ठीक है। पूर्वजों से बच्चों में जो लक्षण का निर्धारण है, पूर्वजों से बच्चों में जो लक्षण आते हैं, बच्चों में जो भी लक्षण आते हैं, उन लक्षणों का निर्धारण भी
न्यूक्लिक एसिड डीएनए एवं आरएनए के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये न्यूक्लिक एसिड के कार्य हैं, तो कार्य भी हमको याद रखना है, पूछ सकता है हमको। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होता है एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं? ये विशिष्ट जैविक प्रोटीन होते हैं जो जीव शरीर में उत्पन्न होते हैं और जैविक प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ये हमारे शरीर में ही उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा, हमारे शरीर में ही ये उत्पन्न होते हैं और विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या होता है? ताला चाबी सिद्धांत बोलते हैं इसको, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से एक ताले का एक ही चाबी होता है या एक विशिष्ट ताले का एक विशिष्ट चाबी ही होता है, उसी चाबी से वो ताला खुलेगा, बाकी चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा। तो एक जो विशिष्ट ताला है उसका एक विशिष्ट चाबी होता है, उसी से वह खुलता है। सिमिलरली एंजाइम्स भी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स भी विशिष्ट नेचर के होते हैं, वो एक विशिष्ट कार्यों को करते हैं, विशिष्ट नेचर के भी होते हैं और विशिष्ट कार्य को भी करते हैं, विशिष्ट कार्य को करते हैं। ठीक है, तो अदर कार्य को नहीं करेगा, जो कार्य उसका है उसी को ही करेगा, दूसरे कार्य को वो नहीं करेगा। तो एंजाइम्स याद रखना विशिष्ट नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। इसी को देख लो, ये एंजाइम है, ये है हमारा एंजाइम्स। ये क्या है? सुक्रोज का जल अपघटन करता है, ये है हमारा सुक्रोज के अणु। तो ये सुक्रोज के अणु है, इस एंजाइम्स में फिट हो जाता है। जिस प्रकार से ताला और चाबी किस प्रकार से फिट होते हैं ग्रुप्स में, ठीक इसी प्रकार से एंजाइम्स में ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इसमें फिट हो जाता है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है उसी प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करेगा, अदर प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन नहीं करता। इसी को ताला चाबी सिद्धांत भी बोल देते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं। एंजाइम्स विशिष्ट नेचर के होते हैं और वह विशिष्ट कार्यों को करते हैं। तो इसको आप याद रखना। डायग्राम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे समझाने के लिए है। डायग्राम भूल जाओगे तो भी चलेगा, आप ताला चाबी सिद्धांत के द्वारा भी आप जान सकते हो। क्लियर है? अब याद रखना कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसके कार्य क्या क्या है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो देखना, मानव शरीर में महत्वपूर्ण एंजाइम है। देखना, पहला है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, प्लेटिंग जिसको बोलते हैं, ये लार में पाया जाता है। एमाइलेज ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम एमाइलोज करता है। याद रखिएगा, लार में पाया जाता है, मुख में पाया जाता है। पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ पे पाया जाता है? स्टोमक, आमाशय में पाया जाता है। और प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। नेक्स्ट आता है रेनिन, रेनिन को कैमोसिन भी बोलते हैं, शिशुओं के आमाशय में पाया जाता है। दूध के केसिन प्रोटीन को जमाता है या दूध के पाचन में सहायक होता है, दूध के पाचन में छोटे बच्चों में सहायक होता है रेनिन, याद रखिएगा रेनिन। ठीक है, चौथे नंबर का जो एंजाइम है वो होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन अग्नाशय में पाया जाता है और यह प्रोटीन पेप्टाइड्स को और छोटे पेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है, अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। अग्नाशय में पाया जाता है ट्रिप्सिन। फिर आता है कैमोट्रिप्सिन, अग्नाशय में ये भी पाया जाता है और यह भी प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो ट्रिप्सिन एवं कैमोट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को और छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। सिमिलरली ये भी एंजाइम्स हैं, देख लो, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अग्नाशय में पाया जाता है, पेप्टाइड के कार्बोक्सिलिक सिरे को अमीनो अम्ल को अलग करता है। अमीनो अम्ल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बेफिक्र रहिए, अमीनो एसिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पढ़ेंगे। फिलहाल हमको क्या याद करना है? हमको एंजाइम के नाम याद करने हैं, कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम है। माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है हमारा माल्टेज। देखो, जैसा नाम है काम भी वैसा है। माल्टेज देखो, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, माल्टोज याद रखना, माल्टेज से माल्टोज। सुक्रेज है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। देखो, सुक्रेज का सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। तो जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम है।
लैक्टेज देखो, लैक्टेज छोटी आंत में पाया जाता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। लाइपेज, लाइपेज जो एंजाइम है अग्नाशय एवं छोटी आंत में पाया जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड को फैटी अम्लों तथा ग्लिसरॉल में ये तोड़ता है। सिमिलरली ये भी कुछ एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स के नाम याद रखिए, कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं, ये आपको याद रखना। यूरिएज, ये हमको पता होना चाहिए, यकृत में पाया जाता है, यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। एक याद रखना, एटीपेज सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में तोड़ने का काम करता है। तो ये टेबल आप जरूर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा दोस्तों। चलिए अब ये तीनों टॉपिक हमारा कवर हो गया, ठीक है, विटामिन कवर हो गया, न्यूक्लिक एसिड कवर हो गया और एंजाइम्स भी कवर हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। हमको सही जोड़ी मिलान करना है। जब हम सही जोड़ी मिलान करेंगे तो देखिए यहाँ पे सही जोड़ी मिलान कीजिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, देखो इधर विटामिन दिया है और इधर कमी में होने वाले रोग दिया हुआ है। तो विटामिन ए की कौन सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन बी1 से बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्सी, ये रोग होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है आप देख लेना इसको, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इधर विटामिन दिया हुआ है और इसकी कमी से क्या रोग होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में इफेक्ट होता है उसको दिया हुआ है। तो देखियो विटामिन के की कौन सी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के का रक्त का थक्का, विटामिन ई प्रजनन स्वास्थ्य, ये हमने देखा था। विटामिन ए दृष्टि से रिलेटेड रतौंधी नामक रोग देखा था। और विटामिन सी से घाव नहीं भरता है यहाँ पे, ये हमने देखा था। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विटामिन डी की कमी से अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है और ये अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न को हम किस आधार पर देखेंगे, ये देखो सही विकल्प चुनिए। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दोनों सत्य हैं परंतु कारण सही व्याख्या नहीं करता। अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है, अभिकथन असत्य है, कारण सत्य है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन देगा अभिकथन और कारण में। तो हमको अभिकथन सही है, कारण सही है, क्या सही व्याख्या करता है, उसके ऊपर हमको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न। तो ये देखना, पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्सी रोग होता है। सही है भैया, अभी हमने पढ़ा था विटामिन डी की कमी से रिकेट्सी होता है, तो सही। फिर कारण क्या बोलता है, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। टेबल में सब लिखा हुआ है, टेबल याद करना पड़ेगा। जी हाँ, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ए एंड आर बोथ जो है ट्रू हैं और यहाँ पे सही व्याख्या करता है। कौन सही व्याख्या करता है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये हो जाएगा। फिर देखना, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक है। क्या विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, जी हाँ सहायक होता है, सही है। और कारण क्या है, विटामिन के हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। क्या विटामिन के हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, गलत है। कारण क्या है हमारा, गलत है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक तो आयरन होता है जी, मुख्य घटक क्या होता है हमारा, आयरन होता है। तो अभिकथन सही है और कारण हमारा गलत है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी विटामिन शरीर में पर्याप्त मात्रा में बन जाते हैं। अभिकथन क्या है, सभी विटामिन शरीर में पर्याप्त मात्रा में बन जाते हैं, ये गलत है भैया। जब सभी विटामिन शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनते तो हमें भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती भैया।
विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी होती है शरीर को, तब तो हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो विटामिन प्रोटीन की कमी को पूर्ति करते हैं भोजन के द्वारा। और यहाँ पे कारण क्या बोला है, अधिकांश विटामिन भोजन से प्राप्त करने पड़ते हैं। ये सही है, कारण हमारा सही है और अभिकथन हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, सही। और कारण है विटामिन B1 तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। मतलब ए और दोनों सही है और यहाँ पे सही व्याख्या भी करता है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है और दोनों कथन सही है। क्लियर, आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में बनता है? सूर्य की प्रकाश से हमें विटामिन डी बनता है। विटामिन डी सूर्य प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, चलिए आगे फिर देखना, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हो गया, स्तंभ ए और स्तंभ बी दोनों को यहाँ पे मिलान करना है। अब देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया उसी प्रकार से। थायमिन किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। और यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। ये याद रखना दोस्तों। फिर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इज द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखना, एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट कैसे? एमआरएनए, ये आरएनए के प्रकार हैं। यदि आपको आरएनए के प्रकार पूछ लिया जाए तो यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, फिर आता है टीआरएनए, ट्रांसफेरेज आरएनए बोलते हैं इसको, और आरआरएनए ये राइबोसोमल होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो नाम से ही इसका काम है, मान के चलो। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? मैसेंजर आरएनए का आनुवांशिक संदेश ले जाना, ये इसका काम है। ये टीआरएनए का काम क्या है? ये ट्रांसफर वाला काम करता है, और ट्रांसफर वाला काम अमीनो अम्ल को लाना का काम करता है। अमीनो अम्ल को लाने का काम करता है वहाँ पे। ठीक है, जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो अमीनो अम्ल को पास को खींचने का काम करेगा, ट्रांसफर करने का काम यहाँ पे करता है। और आरआरएनए ये जो होता है राइबोसोम का भाग होता है। राइबोसोम कोशिका में पाया जाता है राइबोसोम, तो आरआरएनए उसी का भाग होता है। और डीएनए क्या है बोलने से अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? हमारा अनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। डीएनए अधिकांश जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है, बिल्कुल सही। और डीएनए अनुवांशिक सूचना को संग्रहित और अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है, ये भी सही है। मतलब ये उत्तर यहाँ पे दे दिया गया है, इसको कट कर देना। अभिकथन और कारण यहाँ पे दोनों सत्य है और यहाँ पे सही एक्सप्लेनेशन भी करता है, सही व्याख्या भी करता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अभिकथन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, डीएनए सामान्यतः द्विकुंडलित होता है, बिल्कुल सही, 100% सही है ये। डबल हेलिक्स मॉडल मैंने आपको दिखाया था। कारण इसमें 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, जी हाँ ये भी सही है, दोनों सही है और दोनों ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारा। तो यहाँ पे भी कारण जो है सही व्याख्या करता है अभिकथन का, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए प्रतिकृति के द्वारा अपनी समान प्रतिलिपि बनाता है, रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको, और ये सही है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस यहाँ पे पाया जाता है। यह कोशिका विहरण से आनुवंशिक सूचना के संरक्षण के लिए आवश्यक है, यार ये भी सही है। अभिकथन कारण दोनों सही है और यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ये दोनों सही है। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? पहला होता है हमारा फास्फेट ग्रुप, बताया था। दूसरा हमारा पेंटोज शुगर,
और तीसरा हमारा बेस, ये तीनों से मिलकर बने होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, बेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन बेस होता है और दूसरा पिरिमिडीन बेस होता है। पिरिमिडीन बेस होता है। प्यूरिन बेस में कौन कौन आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन आता है, ठीक है, और बाकी सब किस में आते हैं, पिरिमिडीन बेस में आते हैं, मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है? एंजाइम केवल पौधों में पाए जाते हैं, भैया गलत है। एंजाइम जैव प्रेरक हैं और अभिक्रिया की गति बढ़ाते हैं, जी हाँ सही है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम किसकी सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं? एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी यदि कम हो जाएगा तो जो केमिकल रिएक्शंस है, जो अभिक्रिया है, वो फास्ट होने लगता है। अभिक्रिया क्या होती है, फास्ट हो जाती है, अभिक्रिया फास्ट हो जाती है, ये आप याद रखिएगा। फिर एंजाइम का प्रोटीन रहित भाग क्या कहलाता है? एंजाइम का प्रोटीन रहित भाग कोएंजाइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। फिर देखना, एंजाइम की क्रिया को बढ़ाने वाले सहायक अणु को क्या कहते हैं? सहायक अणु को कोफैक्टर कहा जाता है। एंजाइम की क्रिया को बढ़ाने वाले सहायक अणु को कोफैक्टर कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। पेप्सिन सक्रिय रूप से कहाँ पाया जाता है? ये भी हमारा टेबल में मिल जाएगा आंसर, तो ये भी आप बताइएगा, इसका आंसर भी क्या होगा, आप इसको किसमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसको भी बताएंगे। और साथ ही साथ लास्ट वाला अभिक्रिया, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, एंजाइम की विशिष्टता का अर्थ क्या है, इसको भी आप कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। तो ये 3 क्वेश्चन कमेंट्स में आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा अगला वीडियो होगा, ठीक है, यहाँ पे तीनों टॉपिक तो खत्म होते हैं जैव अणु के। जैव अणु में आपके लिए और 2 टॉपिक लेके आऊँगा, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल, और ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछते हैं। और किस प्रकार का सवाल पूछता है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपको अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा दोस्तों। सो फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग सब मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।